हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री, और इसमें हमारा चैप्टर रहेगा 2, जिसका नाम है वैद्युत रसायन, अर्थात हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही ईजी है। बस आपको क्या करना है, आपको पेन कॉपी के साथ देखना है ना, और पूरी वीडियो को देखना। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम किन किन टॉपिकों को कवर करेंगे आज, तो किन किन टॉपिक के बारे में समझना है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। देखिए, वीडियो में थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, हल्का फुल्का बैकग्राउंड शोर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए वीडियो हमें अंदर बड़े बोर्ड पे शूट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी मैनेज करना इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज देखिए इस वीडियो में किन किन टॉपिकों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे परिचय। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। तो वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, वैद्युत रसायन है क्या, उसका हम परिचय पढ़ेंगे यहाँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ इलेक्ट्रोड विभव की इलेक्ट्रोड की परिभाषा। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या है और इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। जब तक आप इन बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझोगे, जब तक आगे आने वाले चैप्टर के अंदर जितने भी हमारे टॉपिक होंगे वो अच्छी तरह से आपको समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे है इलेक्ट्रोड विभव, जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और शेल का विद्युत वाहक बल, जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल बोर्ड में जरूर आने ही वाला है। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो देखिए, इसमें क्या है, शेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम EMF भी कहते हैं, EMF। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में हर तरीक़ा से पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष किसी भी वर्ष का प्रीवियस पेपर उठा लो और वहाँ से जाके देखिए, एक क्वेश्चन आपको इसके आधार पर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम समझते हैं परिचय। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने हेडिंग डाल लिए है परिचय, इंट्रोडक्शन। तो क्या है इंट्रोडक्शन, या विद्युत रसायन हम किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जो हमारे निकाय हैं, ठीक है, जो हमारे विद्युत से या बिजली से चलने वाले निकाय हैं, उनके अंदर जो विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तन हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा होने वाली जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वैद्युत रसायन के अंतर्गत हमें पढ़ना है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए किस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे हम। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक निकायों में विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, दोबारा से समझ लीजिए। देखिए, वैद्युत रसायन है क्या, कुछ नहीं है वैद्युत रसायन। सिर्फ इतना याद रखिए, जो भी विद्युत के उपकरण आपके आसपास में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जैसे सेल, या आप कह सकते हो बैटरी, और इस प्रकार के जितने भी हमारे जिनके अंदर केमिकल सॉल्यूशन पाया जाता है, ठीक है, जिनके अंदर केमिकल सॉल्यूशन पाया जाता है, तो हम उन्हीं की बात यहाँ समझने वाले हैं। तो उनके अंदर विद्युत धारा द्वारा जो होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और जो होने वाले रासायनिक परिवर्तन हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे हम समझते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड के बारे में अभी के इंट्रोडक्शन समझ में आ गया सभी के। तो अब उसके बाद हम समझेंगे यहाँ इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं हम यहाँ। अब हम समझेंगे नंबर 2, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, ठीक है, इंग्लिश में भी इसको इलेक्ट्रोड ही कहते हैं, हिंदी में भी इसको इलेक्ट्रोड ही कहते हैं, या हम हिंदी में कह सकते हैं आयनित छड़। तो देखिए समझते हैं इलेक्ट्रोड क्या है। वेरी सिंपल प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक धातु की छड़ लेनी है, और उस धातु की छड़ को किसी भी लवड विलयन के अंदर डाल देना है। तो जब धातु की छड़ को लवड विलयन के अंदर डाल दोगे, तो आप उसमें कुछ हल्का फुल्का परिवर्तन देखोगे। तो क्या परिवर्तन दिखाई देगा, तो वो चीज़ देखिए यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। पहले इस चीज़ की डेफिनेशन समझ लीजिए किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड, तो लिखोगे, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को किसी लवड के विलयन में डुबोया जाता है, तो छड़ तथा विलयन के मध्य विपरीत, समान मात्रा में विपरीत, ठीक है, समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या समझा है यहाँ, जब किसी धातु की छड़ को किसी लवड के विलयन में डुबोया जाता है,
तो छड़ और विलयन के मध्य समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाते हैं। ठीक है, विपरीत आवेश आ जाते हैं। तो इसी प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। देखिए, तो लिख देते हैं हम यहाँ, उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर तो मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ इस चीज़ को। बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, एक चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक पात्र ले लेते हैं जिसके अंदर हम लवण भरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कोई पात्र ले लिया और इसके अंदर हम भर देते हैं यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन, लवण। तो CuSO4, क्या नाम है इसका, कॉपर सल्फेट, CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का हमने इसमें विलयन लिया, तो भर देते हैं। इसके अंदर एक छड़ डालेंगे इसमें एक। तो दोस्तों इसको हमने एक छड़ को इस तरह से डाल दिया, एक छड़, इस पर हमने क्या लगा दी, यहाँ छड़ डाल दी है, ये डाल दी हमने इसमें एक छड़। और ये छड़ किसकी होगी, ये भी धातु की होगी। ठीक है, किसकी होगी, एक प्रकार के धातु की होगी। इसको मान लिया हमने एक कॉपर की छड़ ले ली, कॉपर की छड़। ठीक है, अब ये हमने एक पात्र बनाया, एक बर्तन ले लिया है और इसके अंदर हमने भर लिया है कॉपर सल्फेट का विलयन। भर दें कॉपर सल्फेट का विलयन, लो चलो भर दिया, ये भर दिया हमने यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डाल दी है कॉपर धातु की छड़, कॉपर धातु का कोई टुकड़ा डाल दिया, कोई छड़ डाल दी। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें, इसके बाद हमें ये देखते हैं इसमें कि जो कॉपर का जो विलयन है ना, कॉपर का जो विलयन है, इस विलयन में और इस छड़ पे कुछ चार्ज, कुछ आवेश आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कुछ चार्ज आना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए कैसे, तो इस पर मान लीजिए यहाँ अगर माइनस आवेश रहेगा, इस पर, इसमें विलयन के अंदर आएगा माइनस आवेश, माइनस का आवेश। तो छड़ पे कैसे आवेश आ जाएंगे दोस्तों, छड़ पे आ जाएंगे उसके उल्टे, विपरीत। क्योंकि परिभाषा में देखो क्या कहा गया है, परिभाषा में कहा गया था कि जब किसी धातु की छड़ को किसी लवण के विलयन में डालते हैं तो लवण और विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाते हैं। कैसे, विपरीत आवेश आ जाते हैं। और विपरीत का मतलब उल्टे। तो मतलब इस पर माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आवेश, प्लस आवेश, प्लस आवेश, प्लस आवेश, और इसी प्रकार से प्लस आवेश, प्लस आवेश, प्लस आवेश। ठीक है ना, ये इस प्रकार से विपरीत का आवेश उत्पन्न हो जाता है। विलयन पे माइनस रहेगा तो छड़ पे प्लस रहेगा, छड़ पे माइनस रहेगा तो विलयन में प्लस रहेगा। इस प्रकार के दोनों पे विपरीत आवेश रहेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें दोनों की मात्रा समान रहेगी, क्वांटिटी दोनों की समान रहेगी, संख्या बराबर होगी दोनों में। ठीक है, अगर इस पर 20 प्लस आवेश हैं तो 20 ही फिर माइनस आवेश उत्पन्न होंगे। क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ठीक है ना, ऐसा क्यों होगा, ये आप बताओगे कमेंट करके कि ऐसा क्यों होता है। और यदि आपको नहीं इसका उत्तर पता है तो आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि सर आप हमें इसका उत्तर बता दीजिए, तो मैं आपको उस कमेंट का जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं हम। तो ये बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक कि जब हम किसी धातु के किसी लवण के विलयन के अंदर कोई छड़ डालते हैं तो उस पर विपरीत आवेश, ठीक है, समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम, उसी छड़ को हम क्या कहते हैं, फिर यहाँ इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो यहाँ जो है ये कॉपर की छड़ है जिसका नाम रखेंगे यहाँ क्या कहेंगे, इसको हम इलेक्ट्रोड, इसी का नाम रहेगा यहाँ इलेक्ट्रोड। तो बात समझ में आई, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड कोई नई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी नहीं है जो कोई कहीं से बाहर से मंगाई जाती हो। इलेक्ट्रोड कोई नई चीज़ नहीं है। तो इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड आप खुद अपने आप भी बना सकते हो, अपने घर पे बना सकते हो। हर एक चीज़ इलेक्ट्रोड है, हर एक चीज़ जो धातु दिखाई दे रही है वो सब इलेक्ट्रोड के रूप है। तो उसमें क्या होता है, आपको उसके लवण विलयन में डालना है और लवण विलयन के डालने के बाद उसमें कुछ आवेश उत्पन्न होंगे और उसी आवेश उत्पन्न होने के बाद ही उसको फिर हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक है, तब तक तो वो छड़ है जब तक आवेश उत्पन्न नहीं हो रहे, और आवेश उत्पन्न होने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पर चार्ज हो जाएंगे और चार्ज आने की विधि को ही इलेक्ट्रोड कहते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे समझते हैं फिर हम इलेक्ट्रोड के प्रकार। ठीक है, तो मिटा दें इसको, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लिया।
तो देखिए दोस्तों, हेडिंग डाल ली हमने इलेक्ट्रोड के प्रकार, तो समझते हैं। तो देखिए, आवेश के आधार पर इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होंगे। आवेश के आधार पर इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होगा? एक होगा कैथोड और एक होगा एनोड। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक होगा ऋणावेशित इलेक्ट्रोड, एक होगा धनावेशित इलेक्ट्रोड। देखिए, इसमें हम डाल लेते हैं नंबर 1, जिसका नाम आ जाएगा धनात्मक इलेक्ट्रोड। धनात्मक इलेक्ट्रोड। तो देखिए, धनात्मक इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड जिन पर धनावेश उत्पन्न होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड जिन पर कैसे होंगे? धन आवेश। ऐसे इलेक्ट्रोड जिन पर धनावेश उत्पन्न होते हैं उन्हें धनात्मक इलेक्ट्रोड या कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऐसे इलेक्ट्रोड जिन पर धनावेश उत्पन्न होते हैं उन्हें धनात्मक इलेक्ट्रोड या कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस आवेश रहेगा, उनको हम क्या कहेंगे? कैथोड। और जिन पर माइनस आवेश रहेगा उनको कहेंगे एनोड। तो देखिए, दूसरा आएगा इसका प्रकार, यहाँ धनात्मक की जगह जाएगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो देखिए, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रोड जिन पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, डेफिनेशन खुद बना लेना अपना आप, मैं बोल के बता दे रहा हूँ। ऐसे इलेक्ट्रोड जिन पर ऋण की धन की जगह पर जाएगा ऋणावेश। ठीक है, ऋणावेश उत्पन्न होता है उन्हें ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहेंगे? एनोड इलेक्ट्रोड कहेंगे उसको, एनोड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जल्दी से नोट करो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जल्दी से नोट करो, फिर उसके बारे में और अच्छी अच्छी बातें समझते हैं आगे। तो देखिए, अब आगे समझेंगे हम यहाँ इलेक्ट्रोड विभव। हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रोड विभव? तो देखिए, विभव का मतलब हो गया ऊर्जा से, आवेश से। देखिए क्या है, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवड़ के विलयन में डाल दें, ठीक है, जैसे भी हमने समझा था इलेक्ट्रोड विभव के डायग्राम में, उसी की तरह से बिल्कुल सेम टू सेम। तो जब हम किसी धातु की छड़ को किसी लवड़ के विलयन में डालते हैं तो उस पर क्या होता है? तो छड़ और विलयन के बीच में कुछ विभवांतर, कुछ आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो देखिए, क्या है इलेक्ट्रोड विभव? तो जब हम किसी धातु की छड़ को उसी लवड़ के विलयन में डुबोते हैं, जो डुबोने के बाद में छड़ और विलयन के बीच में कुछ विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, कुछ चार्ज आते हैं, कुछ आवेश आता है, जिसको हम उसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा किस प्रकार से हम इसके लिखेंगे? तो लिखेंगे, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ विलयन में, डुबोया जाता है, उसी लवड़ विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन तथा छड़ के मध्य कुछ विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे
जिसे जिसे उसका इलेक्ट्रोड विभव, जिसे उसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए लिखोगे इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा बताइए अपने शब्दों में, कुछ नहीं करना है इसमें तुम्हें। तो क्या परिभाषा बताइए, आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है तो तुरंत बताओ उसको क्या है इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन और छड़ के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, फिर उसी विभवांतर को हम उसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछ ले कि भाई इसे किससे व्यक्त करेंगे, तो तुम्हें क्या बताना है, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करेंगे। इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक ही बता दो उसको कि इसका मात्रक, लिखोगे इसका मात्रक किसका, इलेक्ट्रोड विभव का, इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। और वोल्ट को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल वी से। वोल्ट को किससे लिखेंगे, कैपिटल वी से, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे समझते हैं हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखिए आगे हम समझते हैं, यहाँ हेडिंग डाल ली हमने, मानक इलेक्ट्रोड विभव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध है। तो फिलहाल मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ लीजिए यहाँ, फिर उसके बाद संबंध भी बताएंगे। तो एक एक करके कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाली है हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो लिखोगे जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ीय विलयन में, लवड़ीय या लवड़ के विलयन में, लवड़ के उसी धातु के लवड़ के विलयन में उसी धातु के लवड़ के विलयन में कितने पे, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है, तो क्या होगा, तो छड़ और विलयन के मध्य, छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे लिखिए, इसे ई नॉट से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक भी वोल्ट ही होगा, वोल्ट होता है। जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद इसके बारे में सूत्र समझेंगे हम इसका। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है क्या, तो लिखेंगे जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है तो विलयन और छड़ के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसी विभवांतर को हम उस विलयन का या उस छड़ का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से व्यक्त करेंगे और इसका मात्रक भी वोल्ट ही रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव की दोनों परिभाषाएं बिल्कुल एक जैसी हैं, समान हैं। अंतर थोड़ा सा बस तापमान का है कि इलेक्ट्रोड विभव में कोई तापमान की कोई शर्त नहीं होती, कोई वरीयता नहीं होती, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो डुबोनी पड़ती है हमें धातु की छड़ विलयन के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इसके अंदर कि लवड़ के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, डुबोया जाता है तो छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसी विभवांतर को ही फिर हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है दोस्तों उसको ई से व्यक्त करेंगे, और जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसको हम ई नॉट से व्यक्त करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये 2, 3, 4 मैंने अंतर बताए हैं आपको, इन अंतर को याद रख लेना, अगर अंतर पूछ ले तो अंतर भी बता देना, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट करो, फिर आगे और समझते हैं हम इसके बारे में। अब हम इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी सेल का कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आगे हमें समझना है, यहाँ सूत्र समझ लीजिए इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए कि हम ले सकते हैं यहाँ ई नॉट, या इसकी जगह पर हम लगा सकते हैं ई सेल। क्या लगा सकते हैं, ई सेल बराबर एक सूत्र हो जाएगा हमारे पास में, ई नॉट कैथोड माइनस कर देंगे इसमें से क्या, ई नॉट एनोड। तो ये सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव या सेल का ईएमएफ निकालने के लिए हमें सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव या ई सेल होता क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखोगे जहाँ ई नॉट
या ई सेल, ऐसे लिख सकते हो इसको, ई सेल या ई सेल, इस प्रकार से। ई सेल क्या होता है? ई सेल बराबर, ई सेल बराबर क्या हो गया आएगा? सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, या कह सकते हैं हम इसको यहाँ सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, EMF भी हम इसको कहते हैं शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ई नॉट बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई एनोड। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इसको। तो ई सेल का जब हम इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे, या हमसे पूछ लिया जाए कि भाई ई सेल का या तो सेल का विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल पूछ लिया आपसे, या पूछ सकता है कि सेल का मान इलेक्ट्रोड विभव बता दो। तो कुछ नहीं करना है आपको, कैथोड में से बस एनोड का आवेश घटा देना है बस जाके नहीं। ठीक है, जो भी मान होगा कैथोड का उसमें से एनोड के मान को घटा देना, जो भी आएगा उसका आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होगा। चलो ट्रिक से समझाता हूँ, तो मैं इस चीज़ को ट्रिक समझ लो इसकी। तो देखिए आगे हम समझते हैं यहाँ पर नॉट, और नॉट को एक चीज़ समझ लेना यहाँ कि कैथोड पर अपचयन होता है। ठीक है, कैथोड पर अपचयन होगा। तो अपचयन का मतलब क्या है? देखिए अपचयन का मतलब ये है कि जो हमारे ऋणावेश होते हैं ना, उसकी तो हमारी वृद्धि होगी, ऋणावेश की क्या होगी? वृद्धि, और धनावेश की होती है इसमें कमी। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम ऋण आवेश, ऋण आवेश की तो होगी इसमें वृद्धि, तथा धनावेश की होगी कमी, धनावेश की होगी क्या इसमें? कमी। मतलब क्या होगा? यदि किसी अभिक्रिया के अंदर या किसी भी धातु पर आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे ऋणावेश की वृद्धि। इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे इसको ऋणावेश की वृद्धि। ठीक है, और यदि धनावेश की कमी हो रही है तो हम फिर उसको क्या बोलेंगे यहाँ? अपचयन, जिसको हम कह सकते हैं कैथोड की अभिक्रिया। तो इसके अंदर क्या होगा? एनोड के अंदर ये इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा। तो इसमें हो जाएगा, देखो ऋणावेश की कमी हो जाएगी यहाँ, और क्या धनावेश की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका अपोजिट करके इसको उल्टा लिख लेना। देखो क्या लिखोगे? ऋणावेश की कमी, वृद्धि की जगह क्या लिखोगे इसके अंदर? कमी। और क्या लिखोगे? धनावेश की कमी है यहाँ, तो यहाँ लिखोगे धनावेश की वृद्धि। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो जल्दी से नोट करो। उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको ये चीज़ें पक्की सिखा के भेजूंगा यहाँ से कि आने वाला बोर्ड का क्वेश्चन कोई भी आपसे गलत कभी होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो आज आपके 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन, 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आज इसी वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल हमारे सामने हैं। कंसेप्ट को समझना और ध्यान से, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ही बार में आपके बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको डाल लो इंपॉर्टेंट करके। तो देखिए क्या कह रहा है? सेल का EMF ज्ञात कीजिए। मतलब सेल का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो निकालना है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए मैंने आपको क्या सूत्र बताया था? एक सूत्र बताया था, देखिए ई नॉट बराबर था हमारा ई कैथोड, कैथोड का मतलब प्लस, ठीक है, कैटायन, एक कैटायन, और माइनस ई नोड एनायन। तो ये तो था, ये इसका सूत्र था अभी। ठीक है, सूत्र की जरूरत पड़ेगी हमें, आगे जरूरत पड़ेगी, आगे लगाएंगे इस साल। फिलहाल मैंने आपको एक बार तुम्हारे ध्यान दिलवाने के लिए बता दिया है। देखिए पहले सवाल को समझते हैं, सवाल की भाषा क्या है, क्योंकि मेन चीज़ होती है भाषा समझना। अगर सवाल की भाषा समझ में आ गई ना तो सवाल को करने में कोई परेशानी नहीं होगी किसी बच्चे को। तो बस आपको बेटे सवाल की भाषा समझनी है, इसके अंदर क्या है। देखिए क्या कह रहा है सवाल में, सेल का हमें जो EMF ज्ञात करके बताना है। चलिए, तो यहाँ हमें दे रखी है Zn, जो Zn है वो Zn 2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, इसका 1 मोल है, और ये समांतर है किसके? कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu में। तो आप किसी में मत जाओ, आपको बिल्कुल सीधी सी लॉजिक बता रहा हूँ, सीधा सा फंडा बता रहा हूँ। देखिए बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं देखना कि हाँ मोल क्या क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। सही, कुछ भी दे रखा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सीधे सिर्फ 2 बातें पकड़ लो उसकी। कितनी? सिर्फ 2 बातें पकड़ लो, और 2 बातें वो कौन कौन सी है? देखिए पहली अपचयन और उपचयन की। देखिए Zn से Zn 2 पॉजिटिव हो रहा है यहाँ, और यहाँ Cu 2 पॉजिटिव से Cu जा रहा है, बस दिख रहा है। और देखो यहाँ पे हमें मान भी दे रखे हैं। देखो Zn 2 पॉजिटिव से Zn का मान दे रखा है हमें यहाँ 76 वोल्ट, और Cu 2 पॉजिटिव से Cu का मान दे रखा है 34 वोल्ट। अब इसमें से हमें ये देखना पड़ेगा बस कि जिंक का अपचयन हो रहा है या कॉपर का अपचयन हो रहा है, जिंक का उपचयन हो रहा है या कॉपर का अपचयन हो रहा है, बस ये चीज़ देखनी है।
तो इससे पीछे मैंने अभी कैथोड एनोड के बारे में भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी जो नोट कराया था, तो उसको खोल कर रख लो कॉपी को, वहाँ पर उस पेज पर आ जाओ और देखो यहाँ चीज़ें समझना शुरू करो। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ लिखोगे इस सेल में, यहाँ से हल शुरू हुई, देखिए इस सेल में कोई भी एक सेल रखा होगा, तो इस सेल में अर्ध अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। अर्ध अभिक्रियाएँ, ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा किया, अर्ध अभिक्रिया क्या होती है। अर्ध अभिक्रियाएँ निम्न प्रकार होती हैं, निम्न प्रकार होती हैं, ठीक है। तो कोई भी सेल है उसके अंदर अर्ध अभिक्रिया होगी, भाई आधे में तो अपचयन होगा और आधे में उपचयन होगा, तो अर्ध अभिक्रिया हो गई। वो पूरी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए, तो अर्ध अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, तो सबसे पहले समझते हैं नंबर 1 एनोड पर। सबसे पहले एनोड पर, तो देखिए एनोड पर क्या हो रहा है यहाँ, तो एनोड पर ये हो रहा है या ये हो रहा है। देखिए एनोड पर इधर से इधर हो रही है, देखो इसको बोलेंगे हम एनोड अभिक्रिया। पता क्यों, देखिए अभी बताता हूँ तुम्हें। देखो ये Zn से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2 पॉजिटिव में। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, तो नोट कराया था कि जब किसी में धनावेश की वृद्धि हो, किसकी धनावेश की वृद्धि हो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा हो, तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ हमारा ऑक्सीकरण होता है। सिंपल सा प्रोसेस है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, कुछ नहीं होगा, ऑक्सीडेशन सिर्फ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ, तो देखिए यहाँ जो आवेश है इस पर दोस्तों 0, और यहाँ पे आवेश कितने हैं, प्लस के 2। तो बताइए 0 से 2 वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो वृद्धि हो रही है, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को हम क्या कहते हैं यहाँ, उपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीकरण, अर्ध अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ दूसरा कैथोड पर, यहाँ एनोड पर था, हम समझेंगे यहाँ कैथोड पर, कैथोड पर। तो देखिए कैथोड पर क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ से Cu2 पॉजिटिव से Cu में जा रहा है, मतलब Cu2 पॉजिटिव से किस में जा रहा है, Cu में, कॉपर में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ इसमें प्लस के 2 ऑक्सीकरण संख्या है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। अब 2 से 0 हो गया, तो कमी हुई या वृद्धि हुई, ऐसे समझ लीजिए। आपके पास 2 रुपये हैं और आपने कुछ दूरी पे जाकर 0 हो गया, आपकी जेब में कुछ नहीं बचा, तो क्या रुपये घट गए या बढ़ गए रुपये आपकी जेब में, बताइए। रुपये घट गए या बढ़ गए, भाई 2 रुपये से भी 0 हो गए आपके में, तो 0 हो गया, घट गए आप, तो सीधी सी बात है, आपका तो बैलेंस घट गया। तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने आपको नोट में बताया था, ये भी चीज़ बताई थी, तो यहाँ हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन, रिडक्शन, अपचयन। जब ऋणायन की वृद्धि होगी, ऋणायन की वृद्धि होगी तब अपचयन, या धनायन की क्या हो जा, धनायन की, धनावेश की क्या हो जा, कमी हो जा, धनावेश की कमी होगी तब भी अपचयन, ठीक है। तो 2 बातों को याद रख लो, धनायन और ऋणायन। ऋणायन की क्या हो, ऋणायन की कमी हो रही है, धनायन की वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें ऋणायन की वृद्धि हो रही हो, धनायन की कमी हो रही हो, या ऋणायन की वृद्धि हो रही हो, तो क्या हो जाएगा, हमारा अपचयन, रिडक्शन हो जाएगा। काम खत्म। बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आगे चलें। तो देखिए आगे देखिए, अब इसका कैसे करेंगे हम, मिटा दें इसको, यहाँ तक नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखिए जब किसी में ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, जब किसी में ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण मतलब जब किसी में उपचयन होगा, तो उसकी वैल्यू रखनी है आपको माइनस में, बस सीधा सा कंसेप्ट याद रखिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, Zn ऐसे E0, और क्या दे रखा है, Zn2 पॉजिटिव से Zn, Zn2 पॉजिटिव से Zn में चेंज हो रहा है, तो हम इसको क्या कह देंगे यहाँ, तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं इसको -0.76 वोल्ट, 6 वोल्ट, तथा तो देखिए तथा यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें अपचयन, और जब अपचयन होगा तो उसकी वैल्यू हमें रखनी है प्लस में। तो अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो हम यहाँ लिख देंगे E0 Cu2 प्लस Cu बराबर कितना, प्लस के 0.34 वोल्ट। इस प्रकार से दोनों के मान के लिए हमारे प्लस माइनस के, बस अब कुछ नहीं करना, अब आप लास्ट स्टेप पे हो, अब बस आपको सूत्र लगाना है और हल कर देना है। यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं आई। देखिए जब किसी का हमारे का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो वैल्यू माइनस में लेनी है, अपचयन होगा तो वैल्यू हमें माइनस प्लस में रखनी है, बस कुछ नहीं करना। हमें यहाँ से डायरेक्ट सूत्र निकालना है, ईएमएफ निकालना है हमें सेल का, तो हम लिखेंगे यहाँ सेल का ईएमएफ बराबर, सेल का ईएमएफ बराबर, तो क्या सूत्र था हमारे पास, E0 कैथोड, क्या लिखते हैं हम, ई कैथोड माइनस करते हैं E0 एनोड को, मान रख दो और हल कर दो, तो बराबर देखिए कैथोड कितना है, कैथोड है वहाँ प्लस के 0.34, प्लस के 0.34, कैथोड का मतलब होता है प्लस, और हम माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट लगा के एनोड का मान लिखेंगे यहाँ 0.76। तो देखिए अब आगे तो क्या करेंगे, 0.34
और ये माइनस, और यहाँ पे भी एक माइनस था, इसका वैल्यू जो थी माइनस में दी। देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 0.76। अब इनको जोड़ देंगे हम यहाँ। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, 0.76 लिखेंगे पहले बड़ी संख्या को, फिर उसके नीचे उसकी छोटी संख्या को लिखेंगे 0.34। जोड़ दो, 6 और 4 10 की 0, हासिल का 1, 7 3 10 और 11 का 1, हासिल का 1 हो जाएगा, और 0 0 1 हो जाएगा। 2 अंक बाद 10 में लगाएंगे, 1.1 आ जाएगा। कितना EMF आ जाएगा सेल का, मानक इलेक्ट्रिक विभव 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, या कह सकते हो 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट भी कह सकते हो, या तो 1.1 वोल्ट कह दो, 1.10 वोल्ट कह दो, बात एक ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो का यही समापन करेंगे। इसकी वीडियो में सिर्फ हमें इतना ही समझना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखें क्या क्या समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नैनसर्ट समीकरण, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, अनुप्रयोग, उसके बाद सेल के प्रकार, उनकी आंतरिक संरचनाएं, उनकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ सेल्स, सभी को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और पहली बार आए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और इसी तरह से अपने प्यार और सपोर्ट को हमें बनाए रखिए। तो इतना प्रेम और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो के बाद तो सेकंड वीडियो को ज़रूर देखना, और आप जितने भी हमारी वीडियो को देख रहे हो इनके हैंड नोट्स बनाते रहो, खुद अपनी मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।